नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। 2 हमारे स्टूडियो में हैं, 2 लोग हमसे जूम पर जुड़ रहे हैं। और चर्चा का जो ख़ास विषय, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, वो पिछले हफ्ते एक बार फिर से भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हुई जो टकराव है अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में, उसके बहाने, उसके ज़रिए हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल भारत और चीन के रिश्तों में सेनाओं के बीच सीमाओं पर क्या चल रहा है, क्या स्थितियां हैं और कहां पर दोनों देश खड़े हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर थापर आपका। इसके अलावा हमारे साथ भारत और चीन मामलों पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एएफपी से जुड़े हुए हैं, भुवन बग्गा। भुवन, आपका भी स्वागत है चर्चा में। और स्टूडियो में हमारे 2 साथी हमेशा की तरह, आनंद वर्धन हमारे कॉलमनिस्ट। आनंद, आपका भी स्वागत। और सबसे आखिरी में मैं अपने साथी हृदय जोशी का परिचय करवाना चाहता हूं। हृदय, आपका भी स्वागत है। सब लोग जानते हैं हृदय ने पर्यावरण मामलों पर इनकी रिपोर्टिंग आप लोग देखते सुनते रहते हैं। हाल फिलहाल में इनकी एक डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ लॉन्ड्री पर आई है, सिलिकोसिस से जुड़ी, काफ़ी विस्तार से, काफ़ी डीप में, गहराई में जाकर इस पूरी समस्या को खोजने की और उसको समझने की कोशिश करती है। तो वो भी आप देख सकते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री पर। जो विषय हैं, इस हफ्ते कई सारी सुर्खियां हैं, मैं उन पर जाऊं उससे पहले 1-2 छोटे छोटे अनाउंसमेंट हैं जो मैं पहले कर दूं अपने दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। कश्मीर की कहानी, जो कि हमारा एक ग्राफिक नॉवेल है, कॉमिक बुक के स्टाइल में, वो उपलब्ध है हमारे मर्चेंडाइज कैटेगरी में। तो आप वहाँ से जाकर इस कॉमिक बुक को ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा एक और जो जानकारी है आप लोगों के लिए, क्रिसमस का समय आ गया है, तो न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज सेक्शन में कई सारे उपहार, कई सारे योजनाएं हैं जो कि जिनको आप हासिल कर सकते हैं। 17 तारीख से लेकर 17 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में ये ऑफ़र जारी रहेंगे। तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन में जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो जो सुर्खियां हैं, मैं जल्दी जल्दी उनका जिक्र कर दूं और उसके बाद फिर हम चर्चा को अपने शुरू करेंगे। एक बार फिर से लोकसभा में सरकार ने, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एनजेएसी की तरह की कोई नई व्यवस्था लाने का जिक्र किया है। ये जो वो व्यवस्था है जो कोलेजियम सिस्टम जो है, जो हायर जुडिशरी है, जो उच्च हमारे न्यायपालिका है, उसमें जजों की नियुक्ति से संबंधित जो मसला है उस पर, उसमें सुधार की, उसमें बदलाव की बात करती है। तो ये मसला एक बार फिर से गर्माता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक 17 साल की बच्ची के ऊपर एसिड अटैक की घटना सामने आई 3 दिन पहले। सारे आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अब एक बार फिर से ये बहस जन्म ले चुकी है कि आखिर में जब बैन है सुप्रीम कोर्ट का कि बाज़ार में एसिड नहीं मिलेगा, तब कैसे मिल रही है एसिड और कैसे लोग खरीद पा रहे हैं। इस मामले में सामने आया कि ऑनलाइन खरीदी गई थी एसिड। सीपीजे एक संस्था है जो कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7 जर्नलिस्ट को जेल में रखा गया है, 7 पत्रकारों को जेल में रखा गया। इसके अलावा करीब 363 जर्नलिस्ट वेयर बिहाइंड बार एज ऑफ दिसंबर 1। ये पूरे दुनिया का आंकड़ा है। तो पूरी दुनिया में ही पत्रकारिता के हालात कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह थे। उन्होंने एक सुपरस्टार एंकर हैं हमारे टेलीविज़न चैनलों की दुनिया के, अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ एक मानहानि का केस दायर किया था। अब उन्होंने अपना ये डिफेमेशन सूट वापस ले लिया है परमबीर सिंह ने। किन परिस्थितियों में लिया, क्या इसके पीछे घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में समय रहा तो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि इस हफ्ते की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हुई घटना, जिसमें दोनों तरफ के कुछ सैनिकों के घायल होने की बात कही जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया कि चीनी सैनिकों ने एक तरफा यूनिलैटरली जो सीमा निर्धारित है, जो दोनों देशों के बीच समझौते की रेखा है, उसको बदलने की कोशिश की और भारतीय सेना ने उसका करारा जवाब दिया। और फिर
दोनों सेनाओं के बीच जो तय प्रक्रियाएं हैं फ्लैग मीटिंग के ज़रिए उसको सुलझाया गया। अभी तक के हालात के बारे में और आगे हम बात करेंगे। फ़िलहाल वहाँ पर स्टेटस को बना हुआ है। बिल्किस बानो का जो केस था, जिसके 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था गुजरात के चुनावों से पहले, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी इसको पुनर्विचार के लिए, इस फैसले पर। और इस फैसले पर जो पुनर्विचार के लिए जो दायर किया गया था, इसमें एक जज थी, जिस बेंच को सौंपा गया था, उनका नाम है बेला त्रिवेदी। उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है, इस मामले से। बेला त्रिवेदी इससे अलग होने के पीछे उन्होंने एक वजह बताई है। साल 2004 से 2006 के बीच में बेला त्रिवेदी गुजरात सरकार की लॉ सेक्रेटरी रही हैं, तो इससे एक तरह के हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता था, जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने को इस केस से अलग कर लिया है। इसके अलावा लोकसभा में सरकार ने एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी है, जिस पर काफ़ी बातचीत हो रही है। लोकसभा में सरकार ने विपक्ष को बताया है एक लिखित सवाल के जवाब में कि उसके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कितने सांसदों और विधायकों, एमपीज़ एंड एमएलएज के खिलाफ केस फाइल किए हैं, चार्जशीट दाखिल की है, कन्विक्शन क्या हुआ है। सरकार का कहना है कि उसके पास ईडी के इन कार्रवाइयों से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। कुछ महीने पहले काफ़ी चर्चा में उत्तराखंड का एक मामला रहा, जिसमें वहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का नाम आया था। अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोप लगे थे। उनके पिता विनोद आर्या के खिलाफ अब एक नया आरोप लगा है और सोडमी का आरोप लगा है उनके ऊपर। उनके नए ये इस मामले में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, तो हम देखेंगे कि ये और क्या मामला है। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियाँ। चाइना, जो कि हमारे भारत चाइना के रिश्ते हमारे बातचीत का मुख्य बिंदु रहने वाले, उससे पहले देश एक बार, क्योंकि यहाँ पर आज शार्दुल नहीं है, मैं वो ऐतराज करते एक सुर्खी भले इंडिया से नहीं जुड़ी हुई, वो जरूर कहते कि जो वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल कतार में हो रहा है उनके से कतर में, हाँ, तो वो उसका जिक्र आपको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो बड़ा मजेदार रहा जो दोनों सेमीफाइनल हुए। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये था कि मैं शुरू से अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था। अर्जेंटीना जमाने बाद फाइनल में पहुंच गई है और सबको ये उम्मीद भी है कि शायद अर्जेंटीना जीत भी जाए। और दूसरी तरफ जो टीम है वो फ्रांस है, बहुत मजबूत टीम है। और एक टीम जिसने सबको चौंकाया, सबका जो दिल जीता, वो थी मोरक्को की टीम। वो सेमीफाइनल में फ्रांस से हार गई, लेकिन उसने काफ़ी लोगों से की तारीफ़ें बटोरी। एक सुर्खी में भूल गया था जो कि पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, वो थी जो T3 टर्मिनल है एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का, दिल्ली का। वहाँ पर पूरे हफ्ते ये खबरें आती रही कि लगातार क्योस बना हुआ है, वहाँ अराजकता का आलम है, बहुत भीड़ है, क्लियरेंस में 3-3 घंटे का टाइम लग रहा है। एक एयरलाइन ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर आपको सही टाइम से और शांति से जहाज़ पे चढ़ जाना है और घर पहुँच जाना है तो 3.5 घंटे पहले चेक इन टाइम उसने तय कर दिया। अब उस पर मीम्स बनने लगे कि अगर 3.5 घंटे पहले यहाँ और फिर 1 घंटे की यात्रा हो तो उससे बढ़िया कि बाई रोड आदमी यहाँ से निकल ले और अपना पहुँच जाए। हृदय, T3 कई बार बार अपनी कई तरह की अव्यवस्थाओं के लिए चर्चा में रहा। इससे मुझे याद है जब T3 का उद्घाटन ही हुआ था, उसके अगले 2 साल भर के अंदर में वो पूरा 2-2 फीट 3-3 फीट पानी के नीचे चला गया था। वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गई थी पहली बरसात में मानसून के। तो इन्वायरमेंटल नज़रिए से भी या फिर इंजीनियरिंग के नज़रिए से भी T3 में बार समस्याएं कुछ ना कुछ आती है। और अब ये जो समस्या आ रही है, ये किस तरह की समस्या है? तो अतुल, जब मैं सोच रहा था आपकी बात का जवाब दूं तो मुझे याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं ना बार कि मेरा इस जगह से बहुत पुराना रिश्ता है, तो T3 से मेरा भी बहुत पुराना रिश्ता है। और उसकी वजह यह है कि जब इन एयरपोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त मैं सिविल एविएशन कवर कर रहा था। तो उस वक्त जो लोग जब एयरपोर्ट का विरोध भी बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो जब एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन हो गया, क्योंकि उनका तर्क था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया जाना चाहिए, सरकारी कंपनी को,
लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने इसका मॉडर्नाइजेशन किया, तो उन्होंने भी पानी के जमाव वाली बात उठाई। तो किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे, क्योंकि केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, मिसमैनेजमेंट का मुद्दा भी है, म्यूनिसिपल मिसमैनेजमेंट का मुद्दा भी है, जो आर्किटेक्चर है उसकी प्रॉब्लम भी है, और दूसरा वहाँ पर जो अभी मैस हो रहा है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोरोना के बाद क्या उनके पास पूरा स्टाफ है, क्योंकि मैसिव टर्मिनल है। मैं इतना घूमा नहीं हूँ दुनिया के एयरपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स, बड़े एयरपोर्ट्स में T3 को गिना जाता है, तो वहाँ जगह की कम नहीं है, अव्यवस्था है। और जो आखिरी बात आपने कही पर्यावरण की, उस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण के लिहाज से अब हमारे पास ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं जो बता रही हैं कि गुड़गांव के, द्वारका के और ये जो एयरपोर्ट का इलाका है पालम वाला, इसमें इतना ज़्यादा भू दोहन हो चुका है कि यहाँ भू धसाव भी उसकी वजह से हो रहा है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा हुआ है। तो कभी हम उस पर और बात करेंगे। और भारी विमानों का उतरना यहाँ पर, नागरिक विमानों का और मालवाहक विमानों का, वो थोड़ा चिंता का विषय भी है। ठीक बात। भुवन, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? ये जो T3 की दिक्कत है, बार बार एक समस्या रही, केवल ये दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पर ट्रैफिक है, या फिर मिसमैनेजमेंट उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नज़र आता है आपको? नो, आई थिंक इसमें छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने ऑलरेडी रेलेवेंट पॉइंट्स बोले हैं कि काफी सारी कंट्रीज में अब आप देखेंगे कि वो कंसीडर कर रहे हैं कि एयरपोर्ट्स पे लॉन्ग हॉल के फ्लाइट्स हो, छोड़े कम डिस्टेंसेस वाली फ्लाइट्स कम हो जाए, उनको किसी तरह से डिसइंसेंटिवाइज करें। बिकॉज इन्वायरमेंटली अगर आप देखेंगे कि जिस तरह का फ्यूल को सब्सिडीज मिलती है, इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमारे यहाँ पर वी शुड इंस्टेड बी फोकसिंग ऑन की ट्रेन्स का सफर ज्यादा बेटर हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, या रोड का सफर बेटर हो जाए। बिकॉज टू टेक फ्लाइट्स फॉर अ डिस्टेंस विच इज लाइक 3 घंटे का, 4 घंटे का, 1 घंटे का, डज नॉट मेक सेंस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज स्टिल, जो अभी भी ग्रोथ की स्टेज में है, जहां पर और काफी चैलेंजेस है, और हम क्लाइमेट चेंज को भी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उस चीज को हमें देखना चाहिए, और जबकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी इस तरफ बढ़ रही हैं और इस तरफ देख रही हैं। ठीक बात है, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। आनंद, आप इसको कैसे देखते हैं, जब देश में एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज़ की यात्रा करने लगा है, और फिर आपके सामने आता है कि एक इतना बड़ा एक अव्यवस्था में फंसा हुआ है एयरपोर्ट, जहाँ 4-4 घंटे तक क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो ये दोनों बातें मतलब आपस में कैसे एक दूसरे को कॉम्पनसेट करती हैं? नहीं, इसमें पर्यावरण और जो प्रबंधन का विषय है, उस पर हृदय जी ने उस पर और इशारा किया है, और वो विस्तार से कभी बताएंगे। मैं जो आपने बात उठाई उस पर एक सिंपल बोलूँगा कि वो, चूँकि वो हवाई यात्रा भारत में जो न्यू मिडिल क्लास है उसके लिए एस्पिरेशनल अभी है, तो वो जो चप्पल वाला जो वो मेटाफर है, वो उसी एक, और मेरे ख्याल से न्यू मिडिल क्लास एक पावरफुल वोटिंग ग्रुप भी है, और उसको टारगेट किया जाता है उस मेटाफर से। तो वो है, और वो तो है ही। देखिए, भारत में एक मास साइकी क्या है कि कोई, मतलब कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दें, जनसंख्या का इतना प्रेशर है कि वो जो है बस्टिंग एट दैट सीम्स वाली जो है वो व्यवस्था हो जाती है। उसके मैचिंग मैन पावर और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, वो उस तरह का नहीं, उसको मैचअप नहीं कर पाता। एक बात और है उसमें कि एक मास साइकी में क्या है, आप मेट्रो में ही जाएं, कोई आदमी किसी को देखकर खुश नहीं होता है। लगता है कि ये एक और प्रतिद्वंदी आ गया, कष्ट हो जाता है। हाँ, तो एक स्टैंडिंग कैपेसिटी में कि एक और ये मेरा कॉम्पिटिटर है, हर को पैसेंजर एक आपका कॉम्पिटिटर है, आपके स्पेस के लिए, खड़े रहने के लिए। एयरपोर्ट में ऐसा नहीं है। नहीं, अतुल ने मुझसे कहा बाल डाई क्यों नहीं करते हो, तो मैं ऊंचे देखे कई बच्चे खड़े हो जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों वाली सीट के बाद ब्रिगेडियर कुछ कहना चाह रहे थे इस मसले पर? मैं पिछले हफ्ते ही IGA से गया था पूर्णा, और वापस आया हूँ। आप ही की बातों से वह है कि प्रॉब्लम एंट्री, चेक इन और सिक्योरिटी में है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत वो प्लेस से जहाँ से हवाई जहाज जाके वेट करते हैं हवाई जहाज की, तो पार्किंग बेस बहुत है। इनको थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि जो एंट्री के स्ट्रीमलाइन करें, और चेक इन पॉइंट्स बनाएं, और सिक्योरिटी का। और आप ही ने बोला इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो बन सकता है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं बन सकता। स्टाफिंग की वजह से या स्टाफ मैनेजमेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम है।
मैं भी बाहर गया हूं, मैंने बहुत एयरपोर्ट देखे हैं, मैंने इतना कंजेस्टेड एयरपोर्ट, बड़े बड़े न्यूयॉर्क JFK में भी गया हूं, इतनी वेटिंग नहीं है। और क्योंकि हर 50 गज पे एक चेक इन पॉइंट होता है और सिक्योरिटी होता है, तो और थोड़ी सी हमें एजुकेटेड भी होना पड़ेगा हम ट्रैवलर्स को। सबसे ज्यादा टाइम वो सिक्योरिटी चेक में आप बेल्ट नहीं उतारेंगे, आप वो उनके बोलने के बावजूद आप चीजें अपने जेब में ले जाएंगे, चार्जर, वो क्या पावर बैंक्स एंड ऑल, जबकि वो बोलते हैं कि उसमें नहीं हो। तो ऑनलाइन चेक इन हो जाता है तो बड़ा आसानी हो जाती है कई बार, लोग वहाँ पे जाके फिर चेक इन की कोशिश करते हैं, उससे भी बॉटलनेक बनता है। लेकिन भुवन की बात को मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया। इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर ये बहुत बड़ी आजकल बात चल रही है, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है ना, कार्बन फुटप्रिंट है, वो एयर ट्रेवलर्स का बहुत ज़्यादा है। और वो क्योंकि ऐसे जगह पे वो इमिशन होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं ऊंचाई पर, राइट। तो उन्होंने जो बात कही वो ये कह रहे हैं कि यूरोप में इस बात को लेके पूरी एक बात चली कि छोटी ड्राइव के लिए, जैसे हमारे ऑफिस में कहते हैं ना, बजट को कम करने के लिए, अगर आपको 12 घंटे की जर्नी है तो फिर फ्लाइट नहीं देंगे, आप ट्रेन से जाइए। वैसे ही वो लोग इनकरेज कर रहे हैं कि छोटी जर्नीज को आप ट्रेन से तय कीजिए। एक तो मास ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादा लोगों को ट्रेन ले जाएगी, और दूसरा उसके इमिशंस इतने नहीं है। तो ये चीज़ को इंडिया में ज़रूर बढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी देख रहे हैं कि ट्रेन की जो स्थिति है वो भी बहुत खराब हो रही है, मतलब, लेकिन मैं तो ट्रेन से ही चल रहा हूँ, ट्रेनों में जगह नहीं मिलती और महंगे भी हो रहे हैं जितने भी। एक आखिरी सवाल बस मैं, और अगर कोई भी उसको जवाब जो देना चाहे, आनंद आप भी इसको समझा सकते हैं थोड़ा। बार बार इसमें एक बहस ये आती है कि ये जो बात हो रही है ये बहुत एलीट एक उसकी बात है कि आप 2% 3% लोगों की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ का हिंदुस्तान में अभी जो ज़रूरत है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, जैसे जो रेलवे का नेटवर्क है, प्लस सड़कों का जो नेटवर्क है। सड़कें टूट फूट जाती हैं 3-3 साल, 6-6 महीने, 2-2 साल, 5-5 साल, वो नेटवर्क भी ध्वस्त पड़ा रहता है। तो बजाय इसके कि हम 3-4% की इस पर, और अनड्यू डिस्कशन होता है, जब एयरपोर्ट की दिक्कत होती है तो हमारे यहाँ हफ्ते भर टेलीविज़न चैनलों पर भी, जबकि हमारा रेलवे का सिस्टम इतनी हालत ख़राब है, टिकट्स नहीं मिलते, वेटिंग चलती रहती है, डब्बों में 72 की सीट संख्या होती है, 372 लोग घुस के जाते हैं एक एक जगह पे भूसे की तरफ। उन नेटवर्क्स के बारे में बात नहीं होती, क्योंकि वो शायद अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और उसके एलीट जो वो है उसको शायद वो इतना पसंद नहीं तो आती। वो जैसे कि इसका तो एम्पलीफाई होने का एक कारण है कि जो सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर का कंज्यूमर ग्रुप्स है, वो अर्बन मिडिल क्लास ज़्यादा है, और जो कंज्यूमर ग्रुप मीडिया का जो खास अंग्रेजी मीडिया का भी है वो अर्बन मिडिल क्लास है। जी जी। तो उसके रोज़मर्रा से जुड़ी समस्या है। और हाइपर लोकल जो बहुत सारे आजकल तो हर तीसरा आदमी ब्रॉडकास्टर पत्रकार है। हाँ। और तो ये वहाँ ये सारी चीज़ें और ज़्यादा लोकलाइज्ड होंगी और चीज़ें पे चर्चा होगी। जैसे कि एक क्लाइमेट चेंज से जोड़ के एक साउथ चाइना पोस्ट का एक छोटा सा 8 मिनट का डॉक्यूमेंट्री है, उससे लंबा रहता तो मैं देखता भी नहीं। तो उसमें कलकत्ता के ट्रैम्स पे है जो सिर्फ दो रूट में ट्रैम बच गई हैं, और उसको उसके एक कंडक्टर के नज़रिए से दिखाया है जो कि वहाँ 1986 से काम कर रहा है, और उसके पहले वाली पीढ़ी, उसके पिता भी वहाँ वही काम करते थे। तो 2 रूट सिर्फ बच गया है, और उसका कहना है कि ट्रैम जो है, जो इसको फेज आउट किया जा रहा है और 2 रूट बच गया है, जबकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसका मानना है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से, जबकि वो कंडक्टर है फिर भी वो ये शायद उसे किसी ने बताया होगा या उसमें। तो और वो क्लाइमेट चेंज से भी इसको जोड़कर समझा रहा था कि ये रहना, हाँ, वो अपनी नौकरी ही बचाने के लिए, लेकिन ये एनवायरमेंटल तर्क भी दे रहा था। ठीक बात। तो हम अपने मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया था, तो हमने इस पर थोड़ा बातचीत किया। जो भारत और चीन के सेनाओं के बीच में तवांग इलाके में अरुणाचल प्रदेश में हुआ, और जो अब तक जानकारी आई है उसमें सिर्फ भारत सरकार की तरफ से, लोकसभा में जो जानकारी दी गई रक्षा मंत्री की तरफ से, कि चाइना की तरफ से एक ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई थी और भारतीय सेनाओं ने उसका काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिया है, और उसके बाद से वहाँ पर यथास्थिति कायम हो गई जो पहले थी। हमारे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर हैं। सर, गलवान की घटना हुई, गलवान से पहले
2015 की जो घटना थी जिसमें भूटान के इलाके में निर्माण करने की घटनाएं हुई लगातार। तो एक तो जो 2005 में जो ट्रीटी हुई थी जो दोनों देशों के बीच में कि वहाँ पर हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे दोनों तरफ से, वो भी चलती रहती हैं भारत चीन के बीच में। और फिर हम देखते हैं कि लगातार कंटिन्यूअस एक इंटरवल पे हर साल 2 साल में चाइना उस इलाके को आगे भी बढ़ता रहता है और उसको तोड़ता भी रहता है। तो उन संधियों का, उन ट्रीटीज़ का मुद्दा क्या रह जाता है, उनके बने रहने का पॉइंट क्या रह जाता है जब इस तरह की घटनाएं लगातार, मेरे ख्याल से पिछले 8-10 सालों में ये पाँचवीं छठवीं घटना है। और गलवान की घटना तो इतनी बड़ी हो गई जिसमें भारतीय सैनिकों की जान गई 20-21। उसके बाद आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बेसिक्स हैं वो समझनी बहुत जरूरी है। बेसिक, आपने पहले एग्रीमेंट की बात की, मैं एग्रीमेंट के बारे में बताता हूँ आपकी। 1993 की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, जो कि सबसे पहले डिसाइड की गई थी कि दोनों देश खुशहाली में रहेंगे, पीस एंड ट्रैंक्विल रिलेशंस के साथ रहेंगे। उसके बाद उसके बेस पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स 1986, 96 और 2005 में 2 स्टेज में बनाए गए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के क्या क्या कार्रवाई होंगी, जैसे बॉर्डर पे अब दूसरी बात यह है कि जो LAC चाइना के साथ है, वेदर इट इज लद्दाख या अरुणाचल में, ये डिमांड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है दोनों देशों को। दोनों की परसेप्शन वेरी करती हैं। जैसे IB पाकिस्तान के साथ IB है जम्मू अखनूर से डाउनवर्ड्स, जो एक्सेप्टेड फैक्ट है, इट्स अ लाइन ड्रॉन, दोनों देश मानते हैं, ऊपर नहीं मानते लाइन ऑफ कंट्रोल। ऐसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केटेड बाउंड्री से अलग है। तो उसके बाद एस्टैब्लिश और जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म भी हुआ 2012 में, और बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन में भी 2013 में हुआ। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनके बेस पे हमारे रिलेशनशिप बॉर्डर पे चलते रहे हैं। और इनकी वजह से, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ बस 62 के बाद। क्योंकि कुछ हमने डिसाइड किए हैं कि जैसे अब समझना है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे हिसाब से कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। हमारा परसेप्शन एक है, वो चाइना की तरफ है, चाइना की परसेप्शन हमारी तरफ है। वो दोनों लाइनें अलग हैं, कहीं पे 2 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक फर्क है उनमें। चाइना बोलते नहीं हमारा बॉर्डर तो आपके और पीछे है, हम बोलते नहीं हमारा बॉर्डर उधर है। झगड़े इस वजह से नहीं हुए क्योंकि हमारी एग्रीमेंट्स हैं। अब मैं आपको बताऊं एग्रीमेंट्स में क्या है, कि जैसे पेट्रोलिंग हो रही है, तो अगर पेट्रोल क्लैश हो जाए, आमने सामने आ जाए, फेस ऑफ हो जाए, तो ड्रिल एस्टैब्लिश्ड है कि आप झगड़ा नहीं करेंगे, आप फ्लैग दिखाएंगे, बड़ा फ्लैग कैरी करते हैं पेट्रोल, कि दिस इज इंडियन टेरिटरी, प्लीज गो बैक। इसी तरह चाइनीज अपने वो हिंदी में लिख के लाती है कि, और हम चाइनीज में लिख के ले जाते हैं कि ये चाइनीज टेरिटरी, आप वापस चले जाइए। कुछ 100 गज दूर रहते हैं, स्पीकर से बात करते हैं या ऑफिसर्स आगे जाके बात करते हैं, और जो आर्गुमेंट करनी होती है कि हमारा इलाका है, तो ये दिस इज लेड डाउन ड्रिल जो है। तो ऐसे इसी की वजह से अभी तक क्लैश नहीं हुए। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। जो अभी जो हुआ है इंसिडेंट, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ईस्ट में 5 डिस्प्यूटेड एरिया हैं, जो कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप में दोनों देश मानते हैं कि डिस्प्यूटेड है, और उन्होंने एंडोर्स किया हुआ है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप में साइन किया हुआ है। इसमें है नामकायू, यांगसे, असफिला, लोंगजू और सोमदरुंगजू, ये 5 जगह है। इसके अलावा कुछ सेंसिटिव एरिया है जहां हम परसेप्शन वेरी करती हैं, दोनों के पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन हम कन्फ्रंटेशन नहीं करते एक दूसरे से। उसमें है फिशटेल 1-2 जो अरुणाचल में है, दोकाला जो आपने अभी बात की, और डिशू। तो यहां पर परसेप्शन वेरी करती हैं, तो इसलिए, लेकिन हम कन्फ्रंटेशन नहीं करती है, जो हमने 2-3 साल पहले किया था। तो वो उसकी वजह भी अलग से थी। अभी ये है मोटे तौर पे जो सिस्टम है। अब ये जो यांगसे में हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। अच्छा, ये हर साल होता है। वो क्यों, मैं आगे बताऊंगा। ये आगे आपको याद होगा, थोड़े साल पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, कुछ सिख सोल्जर्स
धक्का मुक्का करते हुए चाइनीज को, हाँ हाँ, और कुछ चाइनीज दीवार गिराते हुए, पत्थरों की दीवार, ये सब इसी इलाके का है। अच्छा, ये हर साल क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है। हाँ, अगर आप चाहे बिल्कुल तो मैं आप अभी वो समझा पाए, हाँ, बिल्कुल समझा पाए आप। देखिए ये जो इलाका है, जैसे मैंने कहा डिस्प्यूटेड है, परसेप्शंस वेरी। 2009 तक इस जगह पर हमारी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होती। अच्छा, एक और मोटी तौर पे आप तो समझना पड़ेगा कि एलएसी पे, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, हमारी रोड्स नहीं है वहां तक पहुंच रही, रोड हेड से हमें 12-12 घंटे चढ़ाई करनी पड़ती है, पहुंचना पड़ता है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है, हम बिल्कुल बॉर्डर के पास जाके जहां बैठ सकते हैं बैठ जाते हैं। चाइनीज नहीं बैठते। चाइनीज की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे काफी वेल डेवलप है, हम अच्छा, कैचअप कर रहे हैं, काफी वेल डेवलप है, तो वो पीछे रहते हैं। वो एलएसी के ऊपर आके हर जगह पे नहीं बैठते। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने सैटेलाइट इंटेलिजेंस सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए हुए हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि हम कहां अगर एंट्री कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो वो उनकी रिएक्शन फास्ट है, वो आके हमको कन्फ्रंट करते हैं। तो ठीक बात। ये भी मोटे तौर पे समझना चाहिए। अब खास यांगसे पे आते हैं कि 2009 तक हमने यहाँ कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी इस पर्टिकुलर जगह पे। अच्छा, चाइनीज की परसेप्शन ऑफ देयर एलएसी यहां से पीछे है, इस स्पॉट से 3-4 किलोमीटर पीछे है, और 2009 से पहले वो आते थे वहां पर। वो आके अपना पेट्रोलिंग, जैसे मैंने बोला पेट्रोलिंग पॉइंट होता है, वो आके अपना कर जाते टेलटेल थे। साइंस छोड़ जाते हैं। मैं भी जब चाइनीज बॉर्डर पे निकलता, हमारे टेलटेल साइंस, सिगरेट पैकेट, मिल्क मेड के टिन्स और वो रख जाते रखाते हैं। थे कि ये हम यहाँ आए थे, वी वर हियर। वैसे ही वो करते थे। 2009-10 में डिसाइड किया गया कि नहीं, यहां से हम डिप्लॉय करेंगे, और एक छोटी सी जगह है वहां पर हमने डिप्लॉय किया हुआ है कुछ ट्रूप्स। उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, कुछ ट्रूप्स हमने डिप्लॉय किए हैं। और नीचे चाइनीज रोड जाती है। अब चाइनीज जब आते हैं, वो हर साल इस टाइम पेट्रोलिंग करते हैं। अच्छा, वो आते हैं इस जगह, हर साल कुछ ना कुछ धक्का मुक्की होती है। कई बार बढ़ जाती है, जैसे इस बार बढ़ गई है, या जैसे मैंने बताया सिख सोल्जर्स की पुरानी, वो बढ़ जाती है। कई बार बातचीत से माना जाता है, अच्छा नहीं, हम नहीं, हमारा है इलाका नहीं, वो चले जाते हैं। कई बार हमने एक दीवार बनाई हुई है पत्थरों की, वो तोड़ जाते हैं। अच्छा, वो हम फिर से उसको पत्थर उठा के रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ की कहानी है। पिछले साल भी हो, उससे पिछले साल भी हो, ये अगले साल भी होगा। बहुत लेकिन किस लेवल तक सीरियस हो जाए, वो डिपेंड करता है पर्सनालिटीज के ऊपर, कि जो उस टाइम वहां डिप्लॉयड है। बहुत तो ये मोटे तौर पे बहुत साफगोई से आपने ये चीज़ बताई कि दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। मैं भुवन से थोड़ा समझना चाहूँगा कि ये जो पूरी घटना हुई और जिस तरह से, क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि जो चाइना के नज़रिए से भारत की रणनीतियाँ रही हैं वो थोड़ी कमज़ोर रहती हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा सुधार? क्योंकि हम एक्सपर्ट्स की भी कुछ ओपिनियंस और ऑपेड्स जो पढ़ रहे हैं इस बीच में, ऐसा लगता है कि रणनीतिक रूप से चाइना को एक तरह का एडवांटेज है, एक बढ़त मिली हुई है जो ये बॉर्डर स्कर्म्सेस हो रहे हैं उससे, वो उसका इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है बढ़त हासिल करने के लिए कि इन लॉन्गर टर्म जब आगे कोई स्थिति बनेगी जहां पर डील होगी, तब उसके पास बहुत सारा कुछ हासिल करने के लिए होगा बनिस्बत भारत के। थोड़ा सा इसको समझा पाए भुवन अगर। और हृदय, आप कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं क्या इसमें? मैं उसके बाद दोनों ही मेहमानों से पूछूंगा, लेकिन अभी पहले जो ठीक आपका बात। सवाल है एक एक करके डील करते हैं। जी, सो जैसे ब्रिगेडियर ने बताया, आई थिंक ही मेड लॉट ऑफ रिलेवेंट पॉइंट्स, काफी सारे उन्होंने सही बातें इसमें समझाई। बट इसमें मैं ऐड करूंगा एक दो पॉइंट्स और कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एज ही सेड, चाइना हमसे काफी आगे, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी आगे है। एंड वो अभी की बात नहीं है, पिछले 2-3 डेकेड्स में व्हेन इंडिया इतना अटेंशन नहीं दे पा रहा था फॉर डोमेस्टिक रीजंस, फॉर इकोनॉमिक रीजंस, चाइना बिल्ट अ लॉट ऑफ इट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में ये है कि उस साइड की ज्योग्राफी, एंड ही विल बी, ब्रिगेडियर विल बी एबल टू ऐड टू दिस, कि उस साइड की ज्योग्राफी रिलेटिवली इजियर है कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंपेयर टू द इंडियन साइड। तो इंडिया के तरफ में रोड्स वगैरह बिल्ड करना मच मोर डिफिकल्ट है, मतलब एक्सपेंसिव भी है और ज्यादा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ज्योग्राफी ज्यादा टफ है, टेरेन ज्यादा टफ है। और इस वजह से चाइना को ट्रेडिशनली पिछले 2-3 डेकेड्स में बढ़त है। ऑब्वियसली इट इज मच इजियर वहां के ट्रूप्स को आने के लिए। सो एक रीजन हम
पिछले कुछ टाइम में ये कन्फ्रंटेशन के बारे में ज्यादा इसलिए भी सुन रहे हैं क्योंकि पिछले 10, 12, 15 साल में, 5-7 साल में इंडिया ने जो अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का पेस है, जो कि अभी भी काफी पीछे है चाइना से, जी बनाने का पेस काफी ज्यादा तेज कर दिया है। सो जो गैप पहले अगर 5% की रेट से बढ़ रहा था, मतलब कम हो रहा था, वो अब 15% के रेट से कम हो रहा है। सो इंडिया काइंड ऑफ बिल्डिंग फास्टर। सो उसकी वजह से कन्फ्रंटेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि दोनों का फेस ऑफ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक वो रीजन है, और दूसरा रीजन उसका एक ये भी है कि चाइना का परसेप्शन टुवर्ड्स इंडिया हैज चेंज्ड और इज चेंजिंग फास्ट। जो चाइना का परसेप्शन अर्ली 2000s में था इंडिया को लेकर, वो अब 2020 के आसपास में आकर थोड़ा बदल गया है, बिकॉज इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड टेकिंग अ मच मोर सीरियस अप्रोच। जब तक उनका एंगेजमेंट है, जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट है, यूएस के ज्यादा क्लोज है इंडिया अब रिलेटिवली। चाइना ने इंडिया के आसपास में काफी इन्वेस्टमेंट्स करके इंडिया को सर्कल करने की कोशिश करी है। सो इंडिया इकोनॉमिकली थोड़ा सा अगर मजबूत हुआ है जैसे पिछले 10-15 साल के अंदर में, सो इंडिया स्ट्रेटेजिकली भी अपने आप को एंगेजमेंट में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो चाइना का रवैया उस हिसाब से भी इंडिया की तरफ थोड़ा बदला है। और एक मैं इसमें पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा जो हमें हमेशा देखना चाहिए जब हम चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना के एक्शंस की बात कर रहे हैं इंडिया की तरफ। चाइना काफी बार अपने जो एक्शंस लेता है इंडिया की तरफ, अ लॉट ऑफ इट आल्सो दिस शोज यू व्हाट्स हैपनिंग डोमेस्टिकली चाइना के अंदर में। उसको भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। आई मीन जैसे ब्रिगेडियर बता रहे थे कि हाँ ये एनुअल चीज है, बट गलवान जैसे 2020 में हुआ, ये गलवान के अंदर में हुआ, तो उसको बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि चाइना के अंदर में जो इस समय प्रेसिडेंट है उनके शी जिनपिंग, डोमेस्टिकली भी वो मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कांट बी टेकन आउट ऑफ दिस इंटायर थिंग। डोमेस्टिकली भी उनको काफी प्रेशर है। उन्होंने बिल्कुल ताइवान पे अपना कब्जा वापस करने की बात करी है। उनके साउथ चाइना सी में काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं। सो इंडिया शुड बी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कॉशियस इस टाइम पे। इस समय ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है इंडिया को, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर और इंडिया में भी एन इजी टारगेट इफ चाइना वांट्स टू काइंड ऑफ डाइवर्ट अटेंशन और डू समथिंग डोमेस्टिकली। क्योंकि डोमेस्टिकली अगर आप पिछले कुछ हफ्तों की रिपोर्ट्स देखेंगे तो काफी जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं, काफी जगहों पर चाइना बिल्कुल के अंदर में नागरिक नाखुश दिखे हैं, विच इज वेरी रेयर फॉर अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और अ कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर में काफी रेयर बात है। तो उन सब चीजों को हमें एक साथ देखना पड़ेगा। इट्स मिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो पॉलिटिक्स। ठीक इसमें बात मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था कि जब सड़कों की हम बात करते हैं ना, तो नो कंट्री, कोई भी देश चाइना जैसे एक पड़ोसी देश को इग्नोर नहीं कर सकता है जो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, राइट। तो सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने बहुत क्लोजली देखा है, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि गैर ज़रूरी चौड़ी सड़कों के नाम पे पहाड़ में जो तोड़फोड़ हो रहा है, और सस्टेनेबल सड़कें जो हमें सीमावर्ती इलाकों तक ले जाएं, उनको बनाने के बजाय एक पूरा ग्रुप है जिसको ना वो डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुनता है, ब्रिगेडियर थापर टाइप लोगों को, ना वो उन लोगों को सुनता है जो पर्यावरण की बात करते हैं। सस्टेनेबल रोड्स, जब इन्वायरमेंट में केदारनाथ हुआ था तो हमने देखा उस वक्त सारा पहाड़ केव इन हो गया था। सस्टेनेबल रोड्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, और वो अच्छी खासी चौड़ाई वाली बन सकती हैं। लेकिन 4 लेन हाईवेज बनाने का जो हमारा चलन है पहाड़ों में। तो मेरा दोनों ही गेस्ट से एक सवाल था, और उससे पहले मैं अपने श्रोताओं से कहूं कि इससे आगे का हिस्सा अगर वो देखना चाहते हैं तो वो अब नॉर्मल वीडियो ऑडियो पॉडकास्ट में देख सकते हैं। वीडियो यहीं पर तक था।